हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपकी फेवरेट स्टोरी द डेमोनिक स्वॉर्ड में। सॉरी थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज़ मैं किसी काम में बिज़ी था। तो ठीक है, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो और इस स्टोरी के अंदर बहुत सी मारकाट, खून खराबा, रोमांटिक सीन और 18+ मूवमेंट्स हैं, तो अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। चैप्टर 19 खतरा। नकुल ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। 15 भेड़ियों को मारने के बाद अब वो बहुत ही थक चुका था। हालांकि लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर पर अब धीरे धीरे थकान हावी होने लगी थी। भले ही नकुल ने जानवरों को मारने के लिए अपनी ब्रीदिंग का उपयोग धीरे धीरे कम कर दिया था, लेकिन अभी तक उसका सारा शरीर खाली हो चुका था। नकुल लगातार अपनी स्पीड और अपनी फुर्ती बढ़ाने के लिए अपने पैरों में ऊर्जा का उपयोग करता जा रहा था, और इसके साथ ही डबल स्वॉर्ड स्टाइल की भेदन क्षमता को एक्टिवेट करने के लिए भी उसे अपने हाथों की एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा था। पर अब जब वो सारे भेड़िए ढेर हो चुके थे तो नकुल उसी खून भरी जगह में बैठ जाता है और अपनी ब्रीदिंग को रिकवर करने लगता है। नकुल के एक्यू पॉइंट्स उसके शरीर के अंदर ब्रीदिंग को सोखते जा रहे थे। बच्चे, पहली बार के हिसाब से तुमने काम अच्छा ही किया है। और ये आवाज़ सुनकर नकुल पीछे की ओर मुड़ता है, जहाँ पर विलियम एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ पर आ रहे थे। नकुल देखता है कि विलियम के हाथ में कुछ जड़ी बूटियाँ थी और विलियम फिर से बोलने लगते हैं। तो शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि तुम ठीक करोगे। विलियम की ये बात सुनकर नकुल पूरी तरीके से समझाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ। मेरे पास रैंक 2 की युद्ध कला थी और उनका शरीर रैंक 1 का था, और इसीलिए वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। और विलियम सहमति में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ युद्ध कलाएं और मैजिकल स्पेल्स, यही दोनों चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसानों का राज इस धरती पर स्थापित हुआ। एक रैंक 2 की युद्ध कला भी एक रैंक 3 के शरीर को बहुत अच्छे से नुकसान पहुंचा सकती है, और यही बात रैंक 1 के जादू पर भी लागू होती है। लेकिन इस काम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रीदिंग की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी। और अगर तुम्हारे पास ये दोनों ही नहीं है तो तुम अपनी तकनीकों का उपयोग पूरी क्षमता पर नहीं कर पाओगे, और इनका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड टाइम तक किया जा सकेगा। नकुल वहाँ बैठा बैठा अपने शरीर को रिकवर करते करते उस लड़ाई के बारे में सोच रहा था। सच में मैंने लड़ाई के बीच में कितनी सारी ब्रीदिंग्स बर्बाद कर दी थी। भेड़ियों में से कोई भी मेरी रफ्तार का मुकाबला कर ही नहीं सकता था, इसीलिए ये एक तरफा लड़ाई थी। लेकिन अगर दुश्मन वार से बचता रहता तो मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो सकती थी। और ये सब तो तब की बात है जब मैं जादुई जानवरों से लड़ाई कर रहा था। अगर मैंने मेरी जैसी किसी रैंक और युद्ध कला वाले किसी साधक से लड़ाई की होती तो क्या होता। और जैसे कि वो एक कहावत है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और उसी तरह नकुल भी जब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है तो उसे भी ये कड़वे करेले से कम नहीं लगा था। लिमिटेड ब्रीदिंग की खुद की कुछ सीमाएं थी। वहीं दूसरी ओर बैठे विलियम नकुल को कुछ सोचता हुआ देखकर समझ पा रहे थे कि उनका शिष्य अभी किस सोच में गुम होगा, जिसके बाद में उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं है बच्चे कि अगर तुम्हारी उम्र का कोई और बच्चा इस रैंक 1 के किसी एक भी जानवर के सामने आ जाता तो अभी तक उसका कचूमर निकल चुका होता, लेकिन तुमने अकेले ही इन रैंक 1 के जानवरों के पूरे झुंड का सफाया कर दिया है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं अभी बस 11 साल का भी नहीं हूँ। एक पल के लिए नकुल इस दुनिया में अपनी उम्र को भूल चुका था, और ये सब याद करके उसका हौसला थोड़ा और बढ़ जाता है। नकुल और विलियम दोनों ही 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, जिसके बाद में नकुल खड़ा होता है और अपने गुरु को इशारा करता है कि अब वो ठीक है और वो वापस जा सकते हैं। जब विलियम और नकुल दोनों ही बलवान हवेली के गेट के पास पहुंच जाते हैं तो विलियम नकुल के पास उसके कान में जाकर कुछ कहने लगते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे एक्यू पॉइंट जल्दी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब विकसित हो चुका है। इसीलिए तुम्हारे दूसरे ट्रीटमेंट साइकिल का टाइम आ चुका है। दूसरे साइकिल में जब तुम प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें गार्ड्स के मिशन पर जाने की अनुमति दे दूंगा। जिसके बाद देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं, और अभी रक्षकों की इमारत के अंदर आंगन में एक मेज के चारों ओर 5 आदमी और एक बच्चा बैठकर हाथ में रखे एक कागज को पढ़ रहे थे। और जाहिर है कि वो बच्चा नकुल ही था।
उसने काले रंग का एक जिम सूट पहना था और उसकी पीठ पर 2 तलवारें मयान में लटकी थी, जबकि उसके लंबे काले बाल, जो कि पहले खुले रहते थे, अभी एक चोटी के रूप में बंधे हुए थे। 4 आंखों वाले भेड़ियों से हुई लड़ाई को अब तक 6 महीने बीत चुके थे और 11 साल का होने के साथ ही नकुल ने अब तक दूसरा ट्रीटमेंट साइकिल स्टार्ट कर दिया था, जो कि पूरा होने के बाद उसका कद और उसका शरीर तो अभी भी छोटा ही था क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उसकी मसल्स बहुत ही मजबूत दिखाई देने लगी थी। भले ही मैं दूसरे चक्र में उतने समय से हूँ जितना कि पहले में था, लेकिन मेरे एक्यूपॉइंट्स अब भी पूरी रफ्तार से काम कर रहे हैं और मेरा शरीर अभी भी पहली रैंक के मिडिल स्टेज पर होना चाहिए। नकुल अपने मन ही मन यही सब सोच रहा था, जिसके बाद वो अपना फोकस उस कागज पे शिफ्ट कर देता है जिस पर एक मिशन लिखा था, लिली विलेज। घोड़े से दक्षिण की ओर 5 दिन तक लगातार यात्रा, विशाल मकड़ियाँ, उनके निरंतर हमले और मदद की गुहार। शायद पास की गुफा में एक आयरन क्लैड स्पाइडर है, वहाँ पर उसका घोंसला भी संभावित है। मिशन, उस घोंसले को ढूंढना और नष्ट करना। ये सब पढ़ के नकुल अपनी निगाहें उठाता है और अपने साथियों के चेहरे देखने लगता है। इस ग्रुप का कैप्टन मेसन था, जो कि बाहरी रक्षकों का एक वरिष्ठ सदस्य या कहें बड़ा भाई था। मेसन अपने 50s में एंटर कर चुका एक लंबा व्यक्ति था जिसकी काली दाढ़ी और छोटे लाल बाल थे। उसका हथियार एक कुल्हाड़ी थी। मेसन अभी सबके कागज पढ़ने का इंतजार कर रहा था और एक आवाज़ सुनाई देती है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आयरन क्लैड स्पाइडर एक रैंक 2 का जानवर है। कठोर शरीर के अलावा इसमें कोई भी विशेष क्षमता नहीं है। समस्या ये है कि ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनके घोंसले के अंदर रैंक 1 के बहुत से जानवर होंगे, यानी रैंक 1 के बहुत से बच्चे। हम मिशन के लिए वही पुराना घिसा पिटा तरीका अपनाएंगे। गांव पहुंचेंगे, घोंसले को ढूंढेंगे और धीरे धीरे उनकी आबादी को ख़त्म कर देंगे। कोई सवाल? मेसन की ये बातें किसी मिलिट्री मैन की तरह थी और इसी के साथ फिलहाल के लिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन तभी एक रक्षक खड़ा होता है और नकुल की ओर इशारा करता है, जैसे अब नकुल ही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत हो। और इस आदमी की एक आंख नहीं थी, जिसकी जगह एक गहरा घाव था। मेसन से थोड़ा छोटा, गंजा और छोटी दाढ़ी वाला आदमी था। इसका शरीर काफ़ी मोटा लेकिन पसीने वाला था। मेसन, मेरा बस एक सवाल है, क्या हम इस बच्चे को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं? और ये सवाल उस ग्रुप के सभी मेंबर्स का था और इसीलिए वो सभी के सभी मेंबर्स मेसन के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जहाँ ये बातें नकुल के लिए चल रही थी, वहीं नकुल को इनसे कोई मतलब ही नहीं था। वाइस कैप्टन इसकी गारंटी ले चुके हैं, इसीलिए ये हमारी मदद के लिए आ सकता है। और पालोर, जब मिशन शुरू हो जाएगा तो मुझे कैप्टन कहकर ही बुलाना। मेसन बहुत ही शांति से उस बालोर नाम के आदमी को जवाब दे देता है, लेकिन मदद वो भी नकुल से। ये सब सुनकर उस बालोर नाम के मोटे आदमी को जैसे मानो कोई चुटकुला सुना दिया गया हो और वो ठहाके मारकर हंसने लगता है। हाँ, ये अच्छा था कैप्टन, आप सीधे सीधे कह सकते थे कि इस मिशन का एक हिस्सा इस छोटे से बच्चे को संभालना भी है, क्योंकि इसकी माँ तो उस भीतरी घेरे के उस नवाबजादे को खुश करने में बिजी है ना। ये करेगा हमारी मदद। और ऐसा कहते हुए वो नकुल के पास आता है ताकि वो उसके गले में हाथ डाल सके। चिंता मत करो छोटे से बच्चे, हम तुम्हें अच्छे से संभाल कर इधर उधर ले जाएंगे और फिर शायद बदले में तुम मुझे अपनी माँ से। बालोर अभी अपने शब्द पूरे बोल भी नहीं पाया था कि तभी उसकी आवाज़ अचानक बंद हो जाती है, जिसके बाद में अगले ही सेकेंड उसे वो बच्चा कहीं गायब दिखाई देता है, लेकिन उसके आंखों के आगे एक तलवार दिखाई दे रही थी। बालोर को अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो तलवार उसकी दूसरी आंख के सामने आई कैसे और वो बच्चा गया कहाँ। उसके गले में वो अभी हाथ डालने की कोशिश कर रहा था और बालोर के साथ ये सब बस सेकंड के खेल में हुआ था। और जबकि अभी तक बालोर को संभलने का मौका भी नहीं मिला था, उसके पीछे से एक पतली लेकिन गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, इसमें की धमकी साफ समझ आ रही थी। ओए मोटे सुअर, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो मैं अभी के अभी तुझे अंधा कर दूंगा। अभी तो तू एक आंख से काना है, फिर दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा
और नकुल की नज़रों में अभी ऐसी ठंडक महसूस हो रही थी जैसे कोई भी एक 10 साल के बच्चे के अंदर तो उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकता था। जबकि नकुल की वो मेंटल एनर्जी जो अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस ठंडक को और भी बढ़ा देती है। और अब बालोर के दिमाग पर इतना मेंटल प्रेशर बन रहा था कि उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और वह वैसे ही अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी नकुल की वो तलवार उसकी उस एक आंख का पीछा लगातार कर रही थी, जैसे उसकी उस आंख में कोई मैग्नेट लगा हो। नकुल लगातार उस मोटे आदमी को घूरता जा रहा था और उस रक्षक के मन में मेंटल प्रेशर बनाता जा रहा था, जिसके कुछ देर बाद नकुल फिर से नॉर्मल होता है और अपनी उस मेज पर जाकर बैठ जाता है जिस पर वो इतनी देर से बैठा हुआ था और फिर से अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। चैप्टर 20 घेराबंदी। नकुल का पावर शो देखकर बाकी रक्षक तो जैसे हैरान से हो गए थे, लेकिन मन ही मन में वो नकुल की काबिलियत को भी मान चुके थे। आखिरकार वो सब के सब फौजी थे और फौज में टैलेंट की बहुत इज्जत की जाती है, जबकि कैप्टन मैसन को तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सोल्जर ही थे, इसीलिए उन्हें इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उनके लिए ये सब तो बहुत ही आम बात थी। चलो अब सब तय हो गया है तो मीटिंग डिसमिस की जाती है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम सब मिलेंगे। गाड़ी की चिंता तुम लोग मत करना, गाड़ी का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा, लेकिन तुम लोग अपना राशन पानी अपने साथ रखोगे। क्या पता उन मकड़ियों के घोंसले को साफ करने में हमारी सोच से भी ज़्यादा टाइम लग जाए। मिशन की इस आखिरी बात के बाद में मीटिंग डिसमिस हो जाती है और सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन बालोर को उठने में अब भी थोड़ा वक्त लग रहा था, क्योंकि डर के मारे अब भी उसके पैर कांप रहे थे। वो मोटा वैसे भी बेवकूफ़ है, बस उम्मीद है कि वो मिशन में मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे, लेकिन उस मोटे का मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पर बाकी गार्ड्स को मेरे स्किल पर अब थोड़ा भरोसा हो ही गया होगा। नकुल को अब भी बालोर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन नकुल को उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता था। शायद ये सब नकुल की माँ के लिए बालोर के मुंह से निकली उस बकवास की वजह से था, या फिर बालोर की अपनी औकात भूलकर ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वजह से। लेकिन नकुल को बालोर पर अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद नकुल अपना ध्यान दूसरी ओर डालते हुए मन ही मन सोचने लगता है। खैर अच्छी बात यह है कि अब मुझे रैंक 2 के जादुई जानवर से लड़ाई करने का मौका मिलने वाला है। मास्टर के साथ प्रैक्टिस करते करते मैं तो बोर ही होने लगा था। और यह सब सोचते सोचते ही नकुल अपने कमरे के अंदर आ जाता है और अपने सफ़र की तैयारी शुरू करने लगता है। वो नौकरों को खाना पैक करने का ऑर्डर दे देता है और अपना सब कुछ चेक करने लगता है। नकुल के मन में अब भी एक छोटा सा डाउट तो था, क्या मुझे कैशियर उनको साथ ले जाना चाहिए? मैं वहाँ फुल ट्रेनिंग तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उससे थकान भी बहुत होती है और मिशन के बीच मैं खुद को कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो उस कैशियर रून वाले कागज़ को बेड के नीचे खुशी खुशी छिपाने ही वाला था कि तभी उसे एक आइडिया आता है और खुशी खुशी वो अपने सूट के अंदर उस कैशियर रून को रख लेता है और कहता है, अगर मैं इस कैशियर रून को बस 2 घंटे यूज़ करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर शायद विलियम ये बात सुन लेते तो अभी नकुल की धुनाई चालू कर देते, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नकुल के लिए 2 घंटे अब कुछ भी नहीं रह गए थे, क्योंकि दूसरे ट्रीटमेंट के बाद से नकुल और भी सख्त लौंडा बन गया था। उसका दिमाग सख्त हो गया था। अगले दिन नकुल सबसे पहले आंगन में पहुंच जाता है। जैसे जैसे बाकी गार्ड्स आए वो नकुल को देखकर सिर हिलाने लगे और टीम के इकट्ठा होने का इंतज़ार करने लगे, जबकि बालोर तो नकुल के लिए अपनी जलन और नफरत को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, जबकि नकुल को उस बालोर से कोई मतलब ही नहीं था और वो उसे भाव भी नहीं देता। और जब आखिरी आदमी भी उस आंगन में पहुंच जाता है तो वो सब गाड़ी लेकर मेन गेट की ओर चले जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद सफ़र के दौरान गाड़ी के अंदर मिशन सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपना गला साफ करता है। बेहतर टीम वर्क के लिए हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो अब मुझे सब लोग बताएंगे कि उन्हें कौन कौन सा हथियार अच्छे से चलाना आता है। बाहरी घेरे के गार्ड्स की संख्या 100 से थोड़ी ज़्यादा थी और इसीलिए वो एक दूसरे को ऊपर ऊपर से तो थोड़ा थोड़ा जानते ही थे, और इसका मतलब साफ था, क्या ये मेरे लिए कर रहे हैं? क्या वो विलियम की नज़रों में थोड़ा अच्छा बनना चाहते हैं? और ये नकुल सोच रहा था।
मेसन वाकई वाइस कैप्टन के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता था, या कहें कि और भी अच्छा बनाना चाहता था, नकुल की थोड़ी मदद करके उस पर एहसान चढ़ाकर। और मेसन की ये बात सुनकर सब अपनी अपनी पहचान और अपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताने लगते हैं। मैं मेसन, ग्रुप का सबसे पुराना मेंबर, मैं कुल्हाड़ी चलाता हूँ। जिसके बाद दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, ल्यूक, मैं धनुष और चाकू चला सकता हूँ। फिर तीसरे की, रॉबर्ट, मैं लॉन्ग स्वॉर्ड चलाता हूँ, यू कैन जस्ट कॉल मी रॉब। चौथे की, एडी, मैं लॉन्ग स्वॉर्ड चलाता हूँ। पांचवें नंबर पर बालोर बस अपनी नाक सिकोड़ता है, लेकिन उसके बगल में रखे दो भारी हथौड़े एक दूसरे से टकराकर ये साफ बता रहे थे कि वो दो हथौड़े एक साथ चलाता है, यानी कि ड्यूअल हैमर होल्डर। और छठा और आखिरी आदमी, नकुल, मैं दो तलवारें चलाता हूँ, यानी कि ड्यूअल स्वॉर्ड्स। और इसके बाद में गाड़ी में सन्नाटा सा छा जाता है, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था। रॉबर्ट माहौल को हल्का करने के लिए अपने बैग से डाइस निकालता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे लगा सफ़र के अंदर बोर होगा, इसलिए मैं ये खेलने के लिए साथ ले आया। कोई इन और ऑड गेम खेलने में इंटरेस्टेड है? और अपनी बोरियत मिटाने के लिए सारे के सारे सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं, जबकि नकुल और कैप्टन अपनी अपनी सीट पर शांत बैठे रहते हैं। और देखते ही देखते इसी तरह लगभग 6 दिन बीत जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, इसीलिए किसी भी आम घोड़े पर सफ़र करने से वो बहुत ही धीमी थी। इसीलिए वो लोग हर रात को कैंप लगाते और पूरे दिन उस घोड़ा गाड़ी में सफ़र करते और गेम्स खेलते रहते, जबकि नकुल रात में चुपके से कभी कभी रून की प्रैक्टिस किया करता था जब सब के सब सो जाते थे। लेकिन नकुल ने कभी भी 2 घंटे की लिमिट क्रॉस नहीं की। वो किसी भी खतरे के लिए खुद को फिट रखना चाहता था। और जैसे जैसे छठे दिन का सूरज ढल रहा था और उसकी शाम आ रही थी, वैसे ही उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई देने लगता है। और उस शाम को मशालों की रोशनी अंधेरे में एक लाल घेरा सा बना रही थी, मानो वो लाल घेरा उस पूरे गांव की सुरक्षा कर रहा हो। और ये सब देखकर मेसन को कुछ अच्छा फील तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, गाड़ी से उतरो, हमें वहाँ पर दौड़कर पहुँचना होगा और फौरन हालत चेक करनी होगी। 6 लोगों का वो ग्रुप उस गाड़ी से कूद जाता है और फुल स्पीड में गांव की तरफ भागने लगता है। इन सभी में नकुल की स्पीड सबसे तेज़ थी। हालांकि उसकी बॉडी ग्रुप में सबसे तगड़ी नहीं थी, पर उसका कद छोटा था और हथियार हल्के, इसीलिए वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ जाता है और बाकी सभी सिपाहियों को पीछे छोड़ देता है। फाइनली 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 एक असली जंग। नकुल इन 6 दिनों में बुरी तरीके से बोर हो चुका था और देखते ही देखते जैसे जैसे नकुल गांव के करीब पहुंचता जा रहा था, उसको बहुत सी चीख और चिल्लाहटें सुनाई दे रही थी। वहां पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई थी। जैसे ही नकुल उस गांव की सीमा के अंदर अपना कदम रखने ही वाला होता है कि नकुल को कुछ महसूस होता है और वो अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है, क्योंकि उस छोटे से लिली विलेज के अंदर बहुत ही खौफनाक मंजर घट रहा था। नज़ारा अंदर तक डरा देने वाला था। ग्रे कलर की बड़ी बड़ी मकड़ियाँ बेकसूर लोगों को मार रही थी और उनकी लाशें उठाकर कहीं ले जा रही थी, जबकि गांव के सारे मर्द एक डिफेंस लाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि औरतें और बच्चे सेफ तरीके से यहाँ से भाग सके। एक तरीके से उस गांव के सभी मर्द अपने आप को एक चारे की तरह उन मकड़ियों के सामने परोस रहे थे ताकि उनके बीवी बच्चे उस जगह से दूर भाग सके। जमीन पर खून की नदियां बह रही थी। मकड़ियां अपने नुकीले पैरों से गांव के एक एक आदमी की चमड़ी को छेदे जा रही थी, उनकी हथेलियां निकाल रही थी और उनके शरीर पर बार बार प्रहार कर रही थी। कुछ गांव वाले जो अब भी जिंदा थे लेकिन जमीन पर पड़े थे, उन्हें वो मकड़ियां गोदे जा रही थी। पूरी जमीन भूरी और काली कीचड़ में बदल चुकी थी, जिसमें खून ही खून भरा था। एक आयरन क्लैड स्पाइडर इंसानी दीवार को तोड़कर चीखता हुआ एक औरत की तरफ बढ़ने लगता है, जो अपने बच्चे को सीने से लगाई थी। और अपने बच्चे को बचाने की आखिरी उम्मीद में वो औरत अपनी पीठ उस आयरन क्लैड स्पाइडर के जबड़ों के सामने कर देती है, ताकि वो जो स्पाइडर उसकी ओर बढ़ रहा है, उसकी टांगें और उसका जबड़ा कम से कम उस महिला के अंदर घुसे और उसकी बच्ची सुरक्षित रहे। और उस औरत को तो ऐसा ही लग रहा था कि अब उसका खेल जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन तभी एक जोरदार टन की आवाज़ आती है और उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता।
वो औरत धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर अपने पीछे की ओर देखने लगती है, जहाँ एक 12 साल से भी कम का लड़का अपने पैरों के पास पड़ी एक मकड़ी के कटे हुए सर को घूर रहा था। मकड़ी के सिर पर एक गहरा घाव था और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हुई पड़ी थी, जबकि वो मकड़ी करीब 1.5 मीटर लंबी थी। और इससे पहले कि वो औरत कुछ भी पूछ पाती कि क्या उस बच्चे ने उसकी जान बचाई है, कि उस लड़के की शक्ल पर लगे सीरियस लुक देखकर वो खुद ही समझ जाती है। मैंने ज़्यादा ब्रीथिंग तो यूज़ नहीं की, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो बहुत ही कम आया है। ये रैंक 2 का शरीर भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर मैं दूसरे ट्रीटमेंट से गुजरा ना होता तो शायद मैं सिर्फ 6 या 7 मकड़ियों को मार पाता, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती। जैसा कि नाम से ही जाहिर था, आयरन क्लैड स्पाइडर, इनका शरीर लोहे की तरह सख्त होता था और रैंक 2 के जादुई जानवरों में इनका डिफेंस सबसे ऊपर था। बाकी के सिपाही भी जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नकुल को इतनी जल्दी एक मकड़ी का काम तमाम करते हुए देखते हैं तो उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। 11 साल का एक छोटा सा बच्चा रैंक 2 के जानवर को 1 सेकंड के अंदर मार रहा था, वो भी उस रैंक 2 के जानवर को जिसका डिफेंस सबसे टॉप का था। और ये कोई रोज़ रोज़ देखने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। हेलो दोस्तों, आपकी स्टोरी का आज का एपिसोड तो ख़त्म हो चुका है। तो अब आती है अनाउंसमेंट की बात। तो भाई लोग थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और वीडियो पूरे मन से देखा करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी वीडियो को और भी अच्छे बनाऊं। जैसा कि आप सभी को पता है, भरत भाई और मैं नई नई स्टोरीज़ को लेके आने वाले हैं और अब नई स्टोरीज़ भी डब होने वाली है। और अगर आपको कोई भी स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट्स के अंदर उसका नाम ज़रूर बताना। जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे उसको डब किया जाएगा। और अभी तो मेरा मन ब्रह्मांड योद्धा को डब करने का है, क्योंकि मुझे भी वो बहुत ही अच्छी स्टोरी लग रही है और इसके राइटर हमारे भरत भाई खुद है। तो ठीक है, सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना याद से, और बाय बाय।